शहनाज त्यागी। पाकिस्तान की आर्मी कैसे हिंदुस्तान की सेना के शौर्य के आगे घुटने पर आ गई, ये पूरी दुनिया ने देखा था। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर बताया कि भारतीय सेना ने कैसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान त्राही त्राही करने लगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के फॉल्स नैरेटिव की पोल खुल रही है। कैसे जब युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान का चीफ मुनीर डर के मारे बंकर में छुप गया था। पाकिस्तान की आर्मी की कायराना करतूतों के किस्से अब सामने आने लगे हैं, भले ही कितने भी फॉल्स नैरेटिव गढ़ ले। कैसे आतंकियों को आगे कर सिर्फ प्रॉक्सी वॉर करने के ही लायक बच गई है पाकिस्तान की फौज और उसका डरपोक जनरल। आज युद्ध में हमारे साथ हिंदुस्तान के ऐसे ही शूरवीर योद्धा मौजूद होंगे जो बताएंगे कि कैसे वो पाकिस्तान की आर्मी और उसकी प्रॉक्सी वॉर का सरहद पर मुंहतोड़ जवाब देते हैं। डरपोक पाकिस्तान के कायद जनरल मुनीर का कैसे परमानेंट इलाज किया जाए। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान मौजूद रहेंगे जो आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के जवानों के नाम से ही कांप जाता है पाकिस्तानी जनरल। कैसे हिंदुस्तान का एक फौजी 48 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए काफी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ मेजर जनरल अरविंद भाटिया हैं, पूर्व डिफेंस एडवाइजर हैं। हमारे साथ बलजीत सिंह कसाना जी हैं, पूर्व डीआईजी हैं बीएसएफ के। और कसाना जी ने 48 आतंकियों को किस तरह से उन्हें उनका रास्ता दिखाया था, ये आज हम कसाना जी से सुनेंगे। हमारे साथ मेजर अनिकेत चतुर्वेदी हैं, 11th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स से और पठानकोट और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का भी हिस्सा रहे हैं। अपनी घातक प्लेटून से कैसे दुश्मन पर घातक प्रहार किया था, ये हम उनसे जानेंगे। और मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ, पूर्व कंपनी कमांडर, इस वक्त मौजूद हैं। कसाना साहब, अब समझ में आ रहा है कि जब युद्ध होता है तो क्यों उनका जनरल बंकर में छुप जाता है। आप जैसे योद्धा मौजूद हों जो अकेले ही 48 का काम तमाम करने की कुव्वत रखते हों तो फिर डरना तो लाजमी है सर। एक्चुअली ये पाकिस्तान आर्मी की कल्चर रही है। आप कारगिल से लेकर और उसके बाद में देखिएगा कि वो मिलिटेंट के नाम पे अपनी आर्मी को भेज देते हैं और फिर जब उनकी कैजुअलिटीज हो जाती हैं तो उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते। ये कारगिल में हुआ, ये उड़ी में हुआ, ये उसके बाद बालाकोट में हुआ, जो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। बालाकोट तो इट वाज टोटली डिफरेंट, वो तो मिलिटेंट का ही एक कैंप तबाह किया था। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने अपने जो आर्मी और एयरफोर्स के जवानों को पोस्थुमसली, मतलब मरणोपरांत उन्होंने अवार्ड दिए हैं, जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, जो वीरता पुरस्कार होते हैं। उसमें सब में ज़्यादातर मैं देख रहा था, वो लिस्ट उसमें ये गूगल पे थी, तो उसमें सब पोस्थुमसली यानी मरणोपरांत उनको दिए गए हैं। और लेकिन वो क्लेम करते रहते हैं कि हमारी कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है, जबकि उनके मुझे लगता है 100 से ज़्यादा 131 या कितने जो थे मरणोपरांत थे, बाकी 10-5 जो वैसे भी 132 से ज़्यादा जी, 132 जी। तो आर्मी जो पाकिस्तान आर्मी है वो हमेशा ये करती रही है कि वो मिलिटेंट को आगे भगा करती है और पीछे से खड़ी रहती है। अब इवन अपने जवानों को शामिल कर देती है। जैसे कुछ एक ऑपरेशंस हुए हैं, आपने देखे होंगे कश्मीर में, वो मिलिटेंट के नाम पे उनका अपना एक मेजर या आर्मी का सर्विंग ऑफिसर वहाँ वो भेज देते हैं उसको मिलिटेंट बनाने के बाद। जब बाद में उसकी कैजुअलिटी हो जाती है या जब उनकी पोल खुलती है, जैसे आपने अगर पढ़ा हो तो ये पहलगाम एपिसोड में भी एक मेजर था आर्मी का, उसका इन्वॉल्वमेंट मिला है। तो इस तरीके से पाकिस्तान आर्मी हमेशा दो मुहे ऑपरेशंस करती रहती है। लेकिन हम इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्सेज जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज हैं वो उनको मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं। और आप कभी कभी लोग कहते हैं कि साहब आप लोग क्या कर रहे हो, मिलिटेंट तो आ रहे हैं। तब उनको बताते हैं कि भाई पाकिस्तान जो मिलिटेंट प्रोन एरिया, चाहे वो आप बलूचिस्तान से देखो या आगे और आगे तालिबान बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में जो कहर बरफ रहा है उसके बीच में जो हम यहाँ आराम से बैठे हुए हैं एयर कंडीशन रूम्स में, उसके बीच में एक सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर है या एलओसी है। उसके इधर अगर वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होंगी तो फिर यहाँ भी वही हालत वो बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप जैसे योद्धा हो तो फिर कोई उस दीवार को लान नहीं सकता है। हम चाहेंगे कि आपने 1, 2, 3 नहीं, जो कहते हैं ना कि हमारा एक फौजी 40 पर भी भारी पड़ता है, तो आपने तो कर दिखाया। 48 आतंकियों को आपने न्यूट्रलाइज किया।
अगर मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊं हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर आप बताएं सबसे मुश्किल कौन सा ऑपरेशन रहा जब आतंकी सामने आए, अगर कुछ इंसिडेंट आप हमें बता सकें। इससे पहले कि मैं इस पे कुछ कहूँ, मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा जी। एक तो कोई भी ऑपरेशन परफेक्ट नहीं होता। आप जो फिल्मों में देखते हैं उसमें ना तो एक्चुअल बुलेट्स होती हैं ना एक्चुअल मिलिटेंट होते हैं, और डायरेक्टर जो बोलता है उसके टेक रीटेक होते हैं और फिर फाइनली वो हमारे सामने आता है। लेकिन जब हम मिलिटेंट से लड़ते हैं हमारे सामने एक्चुअल बुलेट्स होती हैं, एक्चुअल मिलिटेंट होते हैं और हमारा कोई रीटेक नहीं होता। उसमें हमको वक्त के मुताबिक वहाँ क्या करना है वो हमको करना पड़ता है। तो पहली बात तो एक मैं कहना चाह रहा था, कोई भी ऑपरेशन परफेक्ट नहीं होता क्योंकि एक्चुअली हर आदमी वहाँ एक्चुअल होता है। और फिर दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम, जैसे मैंने ऑलमोस्ट 7 ईयर्स मेरे कश्मीर के रहे और 4 ईयर्स जम्मू के रहे। कश्मीर में ख़ास तौर से जब हम सुबह निकलते थे तो हमको पता नहीं होता था हम शाम को वापस जिंदा आएंगे, और आते थे तो कितने वापस आएंगे। ऐसा हुआ, अब ये मैं बताऊंगा। पहले एक दिन मैं बांदीपुर में पोस्टेड था, तो वहाँ जब हम हमारी एक कंपनी थी, एक टाउन हॉल की वहाँ बिल्डिंग है, उसमें वहाँ कंपनी हमारी डिप्लॉयड थी। तो मैं वहाँ घूमते घूमते, और कि भाई कंपनी का विजिट भी हो जाएगा, थोड़ा बच्चों से बात हो जाएगी, मैं वहाँ चला गया। अभी हम बैठे हैं और वो अमूमन जब सीनियर अफसर आता तो चाय के लिए बोल देते हैं कंपनी कमांडर, उन्होंने बोला भाई चाय बनाओ, और पानी वानी ला रहे थे। तब तक मैं नीचे देखा, उधर एक CRPF का एक अफसर बैठा था वहाँ, यंग अफसर, उनकी भी वहाँ एक कंपनी डिप्लॉयड थी ITI में, और हमारा कंपनी कमांडर और 3 लोग बैठे थे। तब तक मैंने देखा टक से कुछ आवाज़ आई और मैंने नीचे देखा तो एक ग्रेनेड पड़ा था। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ग्रेनेड की 2 टाइमिंग होते हैं। अगर तो वो हाथ से फेंका जाता तो 4 सेकंड होते हैं, और अगर वो राइफल से भी फेंक सकते हैं ग्रेनेड तो उसके 7 सेकंड्स होते हैं, क्योंकि उसको जाने में फ्लाइट में ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके 2 सेकंड में, 1 सेकंड फेंकने का, 1 सेकंड गिरने का, 2 सेकंड हो चुके थे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे मौके पर आप क्या करेंगे, अमूमन लोग क्या करते हैं, लेट जाते हैं। लेकिन जो वो चाइनीज ग्रेनेड जो वो फेंकते हैं वो इतने लीथल होते हैं, इतने भयानक होते हैं कि लाल चौक में एक ग्रेनेड उन्होंने फेंका और 6 से 8 सिविलियन की कैजुअल्टी हुई, जिसमें जवान के ऊपर फेंका था, हालांकि CRP का जवान था, लेकिन वो बच गया क्योंकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, तो उसको स्प्लिंटर लगे, वो सब ठीक रहा। लेकिन वहाँ 8 सिविलियन की कैजुअल्टी होगी। तो आप समझ सकते हैं एक ग्रेनेड का कितना। अब जब वो मेरे पैरों में पड़ा हुआ था तो मैंने देखा भाई ये तो आज ख़त्म हो गया सब कुछ। मैंने क्या किया, उठाया और उसको ऐसे फेंका जोर से, जितना जोर में लगा सकता था, और उनको, जो मेरे 2 अफसर बैठे हुए थे, उनको बोला लेट जाओ ग्रेनेड है। और उसमें क्या हुआ, फिर वो हवा में ही वो फट गया। मतलब आप समझिए 1 सेकंड मुझे देखने में लगा, 1 सेकंड फेंकने में लगा, 4 सेकंड में, और फेंकने में ही वो ऊपर ब्लास्ट हो गया। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो किसी को, कोई चाहे वो आर्मी है, चाहे वो BSF है या CRPF है, किसी को पता नहीं होता वो वापस जिंदा लौटेंगे। अगर वो मेरा एक्शन नहीं होता और भगवान ने मुझे को इतनी उस वक्त में समझ नहीं दी होती कि भाई यही हो सकता है, तो हम तीनों वहाँ आज नहीं, मतलब दुनिया में नहीं होते। तो इस तरीके से ये दूसरा मैं जो कहना चाह रहा था कि जब कश्मीर की, या जब मिलिटेंसी पीक पे थी, वहाँ मैं बात कर रहा हूँ 99 की, तो उस वक़्त में किसी को पता नहीं होता था हम वापस लौटेंगे तो कितने लौटेंगे और कौन कौन लौटेंगे। तो एक बड़ा वो रहता था। अब आपने एक ऑपरेशन का पूछा है जी, मैं एक ऑपरेशन का बताता हूँ। मेरे सोर्स ने खबर दी। सोर्स मतलब जब जिसको आप इन्फॉर्मर बोलते हैं उसको हम हमारे पार्लांस में सोर्स बोलते हैं। सोर्स ने खबर दी कि सर 3 मिलिटेंट पाकिस्तानी हैं, तीनों अभी पाकिस्तान से आए हैं, जैसे आते हैं और एक जाते हैं, तो आए हैं और वो अभी आगे जाना है, तो वो यहाँ उनका टेम्परेरी स्टे हुआ है। तो ऐसी खबर कई महीनों में 1-2 बार मिलती है। तो मैंने कहा भाई कहाँ, उन्होंने पिन पॉइंट घर बताया, साहब फलां का घर है, उस घर में बैठे हुए हैं, 3 मिलिटेंट हैं, अभी आए हैं पाकिस्तान से और फर्दर वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं तुरंत जब उनको पका लिया, मैंने देख लिया भाई हाँ एक्चुअली कंफर्म इन्फॉर्मेशन है,
और कोई खतरा नहीं है। कई बार ऐसा होता है ट्रैप भी कर लेते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और तो उसको कमांडर को थोड़ा सा उसको काउंटर चेक भी करना होता है। अब क्या होता है, मैं सीओ के पास गया, सीओ साहब छुट्टी जा रहे थे, मैं उस वक्त 2IC था, मतलब नंबर 2 पे था। तो मैंने बोला सर वो मेरा सोर्स आया है। बोलो हाँ। मैं कहा सर वो ऐसे सो खबर पक्की है, 3 मिलिटेंट हैं, इन पिन पॉइंट घर है और उस घर में वो बैठे हुए हैं। सीओ छुट्टी जा रहे थे, वो बोला नहीं वो आरआर को बता दो, वो आरआर ऑपरेशन कर लेगी। तो अब मैं चुपचाप, हमारे यहाँ क्या है जो बेल्ट फोर्सेज में जब जो सीओ बोल देता दैट इज फाइनल वर्डिंग, उसको फिर हम क्रॉस नहीं कर सकते या उसको इस तरीके से उसको सर ऐसा कर लो वैसा कर लो, ना वो नहीं हो सकता। मैं चुपचाप सैल्यूट किया, बाहर आ गया। तब तक फिर मेरे समझ में आई, मैंने बोला सर आप छुट्टी जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये ऑपरेशन मैं करूँगा, अगर फेल हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँगा और अगर सक्सेसफुल हो गया तो आपका नाम होना ही है, क्योंकि सीओ का नाम होता है यूनिट में। उन्होंने गुस्से में बोला ठीक है, उन्होंने गुस्से में बोला ठीक है तुम कर लो। मैंने अपने जो 2IC होता है जो नंबर 2, वो ऑपरेशन कमांडर भी होता है, मैंने अपने कंपनी कमांडर्स को बोला भाई ये फलां ये जगह का है, वो है इंफॉर्मेशन, और तुम लेफ्ट में जाओ, मतलब ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। कभी हम लेफ्ट राइट नहीं बोलते फोर्सेज में, डायरेक्शन बोलते हैं। तो एक को बोला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैंने कहा उसको घेर लो। एक बार घिर जाता तो फिर मिलिटेंट निकल नहीं पाता। और मैंने कहा पर्सनली, मैंने कंपनी कमांडर को बोला पर्सनली चेक करेंगे, बंदा वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। और फिर उनको मूव करके मैं भी वहाँ पहुँच गया। अब क्या होता है, एक वो जो सोर्स ने बताया था उस घर को हमने पिन पॉइंट कर लिया। पहले बराबर के घरों की तलाश ही ली। मैं सॉरी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लूँगा। फिर उस घर में जब हम घुसे, हमने उसमें 4 कमरे थे, हमने 3 कमरों की तलाशी ले ली। जब चौथे कमरे को हाथ लगाया तो अंदर से बंद मिला। हमको कंफर्म हो गया कि इसमें मिलिटेंट है। तो मैंने एक लड़के को बोला फायर करो। उन्होंने राइफल को तैयार किया, उसको कॉक करना बोलते हैं हम लोग, और उसने एक बर्स्ट मारा। बर्स्ट मारते ही वहाँ तो इतना हैवी फायर हुआ, जो तीनों बैठे थे वो तैयार बैठे थे। उन्होंने एकदम तीनों ने अपनी बैरल खोल दी और हम तो पीछे हो गए। और वो क्या किया उन्होंने, वो पीछे एक विंडो थी, उन्होंने सोचा वो इधर ही से उनको हम कर रहे हैं, छोटी पार्टी है और पीछे से भाग सकते हैं। तो वो खिड़की से एक कूदा, फिर दूसरी खिड़की, वो उधर ही वहाँ मार गिराया जो हमारी दूसरी बाहर पार्टी बैठी थी। दूसरे को दूसरे ने मार गिराया। लेकिन अब होता क्या है, एक बच गया और पक्का मकान है। अब वो निकल नहीं रहा है। वो 2 तो मर गए हैं, अब वो तीसरा जो है कंफर्म था कि तीसरा आदमी है अंदर, वो ना तो फायर कर रहा है ना कुछ कर रहा है। तब तक हमने प्लान किया कि भाई ऐसा करते हैं, फ्रंटल अटैक करते। फ्रंटल अटैक मतलब सीधा दरवाजे को तोड़ो और ग्रेनेड फेंको या फायर करते हुए ऐसे घुस जाओ। इससे पहले कि हम अभी ये चर्चा ही कर रहे हैं, तब तक मेरा एक लड़का, एक्चुअली जब हम फ्री रहते हैं तो कभी भी जो फोर्स वाला वो फ्री नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ ऑपरेशन की बात समझाता रहता अपने साथियों को। तो मैं उनको अमूमन समझाता रहता था कि भाई कभी भी इकट्ठे नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर इकट्ठे खड़े होंगे तो एक बर्स्ट में ही हमारा कितने का ही नुकसान कर सकता है मिलिटेंट। तो मेरा एक लड़का विनोद शर्मा जम्मू का था, वो बोलता है सर आप तो बोलते हो कि इकट्ठा नहीं खड़ा होना चाहिए, और हम तो सारे इकट्ठे खड़े। और हम लोग थे वहाँ 6, जो मेरी गार्ड में एक ऑफिसर के साथ 6 लड़के होते हैं। मैंने बोला भाई बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा 3 मीटर पीछे एक छोटी सी दीवार थी कि चलो वहाँ पोजीशन लेते हैं। हम दोनों तो हट गए और तब तक उन्होंने, वो जो अंदर बैठा हुआ था वो उस गेट से निकला और उसने एक बर्स्ट मारा, उनको 3 को गिरा दिया, हमारे साथियों को। ये बड़ा दुख की बात है। मेरे गार्ड के जो 6 लड़के थे उनमें से 3 की वहीं शहादत हो गई। अच्छा, हमारी शहादत? हमारे उनकी लड़कों की। तो मैं पीछे आ गया। मैंने विनोद से बोला, मैंने कहा इकबाल लड़का था, इकबाल अहमद लड़का, रामबन का। मैंने कहा इकबाल ये लड़के पीछे क्यों नहीं आ रहे? बोलता सर इकबाल के सिर से खून निकल रहा है। अब ये तो एक शॉक ऑफ लाइफ। अल्टीमेटली फिर मैंने कहा बच्चे तुम कवरिंग फायर दो। उसने, कवरिंग फायर होता मतलब एक आदमी फायर करता और एक मूव करता है। तो उसने पीछे से फायर किया ताकि मिलिटेंट बाहर नहीं निकले, और मैंने जाके उनको हिलाया। तो वो
उनकी शहादत हो चुकी थी तब तक। सिर में गोलियां लगी, कुछ सीने में गोली लगी। सीने में वो जैसे ऐसे खड़े थे तो यहाँ से लगी, वैसे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं। अब होता क्या है, वो तीनों की कैजुअल्टी होगी, उनको उठाया, वहाँ से पीछे रखा। अब क्या होता है कि वो एक मिलिटेंट निकल नहीं रहा है और मेरे डीआईजी ने बोला कि भाई कसाना शाम हो रही है, जल्दी इसको वाइंड अप करो ऑपरेशंस को। अब मेरे पास 3 लड़के बचे हैं 6 में से, एक विनोद है, एक शेर सिंह था और एक लड़का और था। मैंने शेर सिंह को बोला, वो गढ़वाली लड़का था, मैंने कहा शेर सिंह मेरे साथ चलना है। यस सर। अब इस ऐसे वक्त में देखिए जब 3 आपके साथियों की कैजुअल्टी हो गई है फिर भी एक जवान बोलता है यस सर, तो समझो मोराल हाई है। तो लेकिन मैं उसको नहीं बोल सकता भाई तुम जाओ, मैंने बोला मेरे साथ चलना है, यस सर। तो मैंने कहा, फिर मैंने उसको समझाया कि मैं ग्रेनेड डालूंगा, पीछे एक खिड़की है वहां से ग्रेनेड डालूंगा, लेकिन तेरा काम क्या है, अगर वो मिलिटेंट मुझे मार दे तो उसको जिंदा मत छोड़ना। ये मेरे उसको वर्डिंग्स थी उस वक्त में। हम चल दिए क्रॉल करते हुए और वहाँ खिड़की के नीचे पहुँचे। मैंने ग्रेनेड प्राइम किया और मतलब वहाँ से पिन निकाली और ग्रेनेड फेंक दिया, तो कोई फायर नहीं आया जिसके लिए होते। लेकिन मैंने उसको बोला भाई एक ग्रेनेड अभी तुम्हें भी फेंक दो, तुम भी फेंक, क्योंकि दोनों उसका भी तो आप देखिए ना, ऐसे वक्त में साथ में चलना। जब 3 कैजुअल्टी हो गई हैं, बहुत ही बहादुरी का काम है जवान के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि अफसर की तो जिम्मेदारी होती है, तो वो तो इसलिए चलता है। तो फिर उसने भी एक ग्रेनेड फेंका, जब कोई रिएक्शन हुई, हमने गए अंदर से देखा तो उसका सिर ग्रेनेड से उड़ गया था। इस तरीके से फिर उनको निकाला और हमारा वो ऑपरेशन। सर यही हमारी सेना का शौर्य है कि आप देखिए कि जब युद्ध होता है तो मुनीर बंकर में जाकर छुप जाता है। नए डिटेल्स आ रहे हैं, वहां की फौज जो है आतंकियों को आगे करती है, और यहां पर हमारे फौजियों को देखिए कि 3-3 साथी अगर शहादत भी पा लेते हैं तब भी जोश कैसे हाई रहता है, और इसीलिए हमारी सरहद जो है वो आज सुरक्षित है। मेजर अनिकेत, आपको तो बहुत कम उम्र में आपने टेररिस्ट अटैक का एक्सपीरियंस खुद किया। उसके बाद जब आप सेना में शामिल हुए, उसके बाद खुद आपने अपनी घातक प्लेटून के साथ उन पर घातक हमला भी किया। जी। किस तरह से अपने जोश को हाई रखना होता है जब पता होता है कि दुश्मन ने हम पर अटैक किया हुआ है, वो एडवांस पोजीशन में, खासतौर से पठानकोट जहां पर आपने रिटेलिएशन किया, वहां पे सबको मालूम था कि भाई यहां पर हम वीकर एंड पर हैं फिलहाल। पहले तो मेरे इंट्रोडक्शन में जो मेरे नाम के नीचे लिखा था, मैं 11th बटालियन द जम्मू और कश्मीर राइफल्स का नुमाइंदा हूँ, मैं उसमें कमीशन हुआ था। आपने कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुना होगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं उन्हीं के रेजिमेंट का हिस्सा रहा हूँ। जैसा कि आपने ऑपरेशन का कहा, जब मैं बहुत छोटा था, 5 या 6 साल का, तब पहली बार मैंने एक लाइव ऑपरेशन को देखा। अवंतीपुर टेररिस्ट अटैक हुआ था 2001 में, जहाँ मेरे पिताजी एयर कमोडोर आशुतोष चतुर्वेदी, उनको उस ऑपरेशन के लिए वायुसेना मेडल गैलेंट्री मिला। तो किस्मत ऐसी थी कि तब मेरे सामने 50 मीटर की दूरी पे जब मैं बच्चा था, तब मैंने वो ऑपरेशन होते हुए देखा। कट टू इतने साल बाद, तब से मन में तो आ ही गया था कि फौज ज्वाइन करेंगे। उसी लाइफ का हिस्सा रहा हूँ, 2nd जनरेशन हूँ। पठानकोट जब हुआ, हमारे पास इंटेलिजेंस एक दिन पहले आ गई थी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल वैभव अनिल काले, गाज़ा में पहले हमारे वेटरन हैं जिनकी शहादत हुई UN पीस कीपिंग में। तो इंटेलिजेंस हमारे पास थी, ऑर्डर्स बड़े क्लियर थे, हम लोग अंदर घुसे। ऑपरेशन इज़ ऑलवेज हमेशा एक टीम वर्क का काम होता है। वहाँ पे हम लोगों ने गरुड़, पैरा SF, NSG और अदर यूनिट्स के साथ मिलके हमने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया था। जी सर, तो ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्योंकि आपने करीब से पाकिस्तान के फौज के पैटर्न को भी देखा होगा, आपने पाकिस्तान के फौजी किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, हमेशा वो प्रॉक्सी वॉर में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उनके इस पैटर्न का आपकी नज़र में क्या सोल्यूशन आपको नज़र आता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्योंकि इतना सीनियर ऑफिसर नहीं हूँ जितने जनरल साहब हैं यहाँ पे, तो आई थिंक इस प्रश्न का उत्तर सर दें। मैं टैक्टिकल लेवल पे बात करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आपके एक्सपीरियंस में अगर मैं आपसे ही पूछूं कि जब किस तरह से एक फौजी अपना मोराल हाई रखता है, अपने पूरी कंपनी का, अपने साथियों का मोराल हाई रखते हुए जब चलते हैं, जब पता होता है कि भाई सामने जो है दुश्मन तो घात लगा के बैठा है, वो छिपा हुआ है अपने बिल में, आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, एडवांसमेंट उसके पास है, आपके चांसेस कैजुअलिटी के ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी अंदर घुसे जाना है,
उसे बिल से निकाल कर मारना है। ये जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं ये अनकन्वेंशनल ऑप्स में आते हैं। इसमें हम उनको चूहे की तरह देखते हैं कि वो चूहा है, वो अंदर आ गया है, उसको तो मरना ही है, हमारी कैजुअलिटी ना हो वो हमारी प्रायोरिटी होती है। जहाँ तक आपने कहा कि मोराल हाई कैसे रहता है, एनर्जी हाई कैसे रहती है, तो मोराल और एनर्जी का सीधा संबंध है आपकी ट्रेनिंग के साथ। हम साल भर दिन रात 24 घंटे ट्रेनिंग इसीलिए करते हैं कि जब कभी एक ऐसा मौका आए तब हम उसमें जीत हासिल करें। तो आपका जो जिस ऑपरेशन को आपने, जाहिर सी बात है, अपने पूरे टेन्योर में आपने कई ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया होगा, लीड भी किया होगा, कोई ऐसी मेमोरी जो आप हमारे व्यूअर्स से, हमारी ऑडियंस से साझा करना चाहें, जो बता सके कि कितना टफ होता है और किस तरह से आपको अपने शौर्य को, अपनी ताकत को, अपने जज्बे को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना होता है? पठानकोट एयरबेस में इतने शूरवीर मुझे मिले। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा कि जब आतंकवादी अंदर घुसे तो जहाँ पे लंगर में खाना बनता है वहाँ पर तो हथियार होते नहीं हैं, वहाँ पे खाना बन रहा था। वहाँ पर जब इन लोगों ने घुस के फायरिंग की तो काफ़ी हमारी कैजुअलिटीज़ हुई। उसके बाद उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, एक सूबेदार साहब थे, रिटायर्ड, वो डीएससी में थे, उन्होंने निहत्ते एक आतंकवादी से हाथापाई करते हुए उनका हथियार खींचा और खुद गोली खाई। गोली खाने के बाद उस टेररिस्ट को वहीं पे ढेर कर दिया। और ऐसे कई किस्से थे। एक दो और नाम लेना चाहूँगा। मेरी ही बटालियन के मेजर रोहित शर्मा, उन्होंने अपने पेट पे गोली खाई, घुसते ही उनका सामना हुआ। मेरी ही बटालियन का हवलदार यशपाल, उसने गोली खाई, हालांकि उसका एक हाथ खराब भी हो गया है। एक कर्नल निरंजन थे, हालांकि वो बहुत दुखद मेरी मेमोरी है कि मैं उनके साथ खड़ा हुआ था और उनने मेरे को बस बोला ही कि आप थोड़ा पीछे होइए। हम लोग बॉडी स्कैन कर रहे थे और वहाँ पे वो टेररिस्ट ने ग्रेनेड फंसा के जो मरते हैं, तो वो ब्लास्ट हुआ और किस्मत ऐसी थी कि वो वहीं शहीद हुए, उनको शौर्य चक्र मिला और मेरी किस्मत थी कि मैं बच गया। तो ऐसी काफ़ी मेमोरीज़ हैं, बट फाइनली हमने उनको मार गिराया चारों को, और एज अ टीम वर्क हमने सबने अच्छा काम किया जी। तो सर, आपका अगर हम कहें कि जब हम पाकिस्तान की सेना को एनालाइज करते हैं, आप किस तरह से कहेंगे ये जो अब डिटेल्स निकल कर आ रही हैं धीरे धीरे, जिसमें हमारी सेना के शौर्य के बारे में, उसकी एक्यूरेसी, उसकी टेक्नोलॉजी, वेपन एडवांसमेंट के बारे में जानकारी हासिल हो रही है, पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है, तो वहीं पाकिस्तान की फौज की अनप्रोफेशनलिज्म, कायराना करतूतों के बारे में पता चल रहा है। अभी एक नया खुलासा ये हो रहा है कि भाई मुनीर साहब जो थे अपनी फौज के साथ, हमारे जो तमाम चीफ थे वो बैठकर वॉर रूम में एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, खुद आगे आ रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, दिख रहे थे। मुनीर साहब गायब हो जाते हैं, बंकर में छिप जाते हैं कि भाई मेरी जान पे नहीं आना चाहिए, और फिर खुद को प्रमोट भी कर लेते हैं फील्ड मार्शल से। कैसी आर्मी है ये? देखिए, इसमें मैं भी ये कहना चाहूँगा, मेरे भी 7 पोस्टिंग कश्मीर के रहे हैं और आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मेरी जम्मू कश्मीर में निकली, काफ़ी करीब से देखा उनकी सेनाओं को, सीमा पर भी, और जिस प्रकार से मिलिटेंट्स के साथ ऑपरेशन भी हुए। इनकी सेना के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई सेना करप्ट है, अगर कोई सेना बिजनेस में लिप्त है, अगर कोई सेना रियल एस्टेट में काम कर रही है, कॉफ़ी मशीन बना रही है, सामान बेच रही है, और बजाय ट्रेनिंग करने के, या वो उसका काम है कि सिर्फ मिलिटेंट्स आगे भेज के पीछे आप छुप के बैठे रहो, तो वो लड़ाई के काबिल नहीं रहती। आज देखिए क्या हो रहा है उनके खैबर पख्तूनख्वा में, आज देखिए किस प्रकार से उनके बलूचिस्तान में पिटाई हो रही है, क्योंकि है ही नहीं लड़ाई का जज्बा। लड़ने के लिए, जैसे मेरे चतुर्वेदी बताते, मिल के काम करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हमको लीड करना पड़ता है। अगर मैं वहाँ पे अफसर हूँ, अगर मैं सोचूं कि मैंने रैंक पहना हुआ, लोग मेरे हुक्म पे 100 लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसके लिए मुझे अपने आप को एक प्रूव करना पड़ता है, एक मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को पता है, फ्रॉम द फ्रंट, यस, वी हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। एंड उसके बाद वहाँ पर उनको पता होगा कि ये प्लानिंग जो बना रहे हैं, ये सोच समझ के बना रहे हैं, ये आगे खड़ा होगा, ये जिम्मेदारी लेगा, और ये कुछ भी होता है ये उसके साथ, हमारे साथ आगे बढ़ के काम करेगा। लड़ने में हमसे ज़्यादा बंकर में छुप के नहीं बैठेगा, बंकर में छुप के नहीं बैठेगा, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ है। जैसा मैं बता रहा था, कश्मीर में कम से कम, किरण सेक्टर में भी था मैं, वहाँ पर कई बार ऑपरेशन, कम से कम कितनी बार गोलियाँ ऊपर से गई हैं, या जिस प्रकार से सर्जिकल ऑपरेशन अभी हुए थे, इस तरह का सर्जिकल ऑपरेशन उस समय में किया था, जबकि वो उस समय में अनाउंस नहीं कर सकते थे हम।
आज ये है कि फ़र्क ये है क्या चौड़े होकर हम कहते हैं कि सर्जिकल ऑपरेशन हम करेंगे, अगर किसी ने कुछ किया तो घुस के मारेंगे, तब भी होता था। लेकिन इस समय में हम अपने लेवल पे, क्योंकि सीमा पर अगर हैं तो हमने डोमिनेट करना है, हमने अपना जो है जो ज़मीन को बचाना है, उसके लिए उनको पता होना चाहिए कि भारत की सेना यहाँ पर डिप्लॉयड है, इनमें दम है, इनमें खम है, और ये अगर कुछ किया तो बता देंगे। एक बार मिलिटेंट ने हमारे वहाँ रॉकेट लगाए थे मेरी पोस्ट की तरफ में, और सोलर रॉकेट लगते हैं पेड़ पे, सुबह उठते ही चलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो आए, खैर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो हमने पाकिस्तान की पोस्ट को ठोका। फिर एक बार और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई, फिर हमने पाकिस्तान की पोस्ट को ठोका। वो सफ़ेद झंडा लेके आए कि भैया हमें क्यों मार रहे हो। हमने कहा पीछे होता रहेगा, जब तक ये होता रहेगा, क्योंकि भेज आप रहे हो, मैं उनके पीछे जंगलों में नहीं भागूंगा, मैं आपको ख़त्म करूँगा। हमारे मतलब सर डरते हैं वो ठीक ठाक? डर तो है ही है, क्योंकि जब उन्हें पता है कि किस प्रकार से पिटाई होती है, और जब करने पे भारत की सेना, देखिए हम फालतू में झगड़ा नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर मेरे जितने टेन्योर है वहाँ पे आम आदमी, जो कई लोग मुझे कहते हैं जनाब ऊपर खुदा नीचे आप, वहाँ पे लड़कियाँ राखी बांधती थी मुझे, क्योंकि हम आम आदमी के ऊपर अत्याचार नहीं करते, हम करते हैं जो देश के दुश्मन है। और पाकिस्तान की सेना जो है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, लोगों को उठा के ले जाते हैं, गायब कर देते हैं लोगों को, ये उनका व्यवहार है। कोई इनोसेंट आदमी है, कोई आम आदमी घूम रहा है, उसका पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हो गया। जबकि हमारी में, भारत की सेना में यही फ़र्क है, एक प्रोफेशनल सेना है। जैसे कारगिल का बता रहे थे, मेरी यूनिट वहाँ थी कारगिल युद्ध में, उसमें जो मरे थे उन्होंने लेने से मना कर दिया, सब जानते हैं। हमने उनको सुपुर्द के खाक किया, बिल्कुल जैसे उनके तरीके से गाँव से मौलवी बुला के उनको दफनाया गया। तो ये सब बातें, यही फ़र्क है एक प्रोफेशनल। हमारी सेना के एथिक्स हैं जो पाकिस्तान के दिखते नहीं हैं, और पाकिस्तान को और ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर समझना है, उनके मिजाज को, उनकी सोच को, तो भाटिया सर आपसे बेहतर कौन हो सकता है। आप तो बहुत करीब से वहाँ पर उनकी मेहमान नवाजी भी स्वीकार करके आए हैं एक लंबे पीरियड तक। तो अगर हम कहें कि ये क्या है इस फौज का मिजाज, कभी खुद ही तख्ता पलट कर देते हैं, खुद को स्वयंभू फील्ड मार्शल बना लेते हैं, युद्ध का वक्त आए तो जीतते हैं नहीं लेकिन जीत का जलसा कर देते हैं, क्या है ये लोग? आपको बताया था पहले भी, पाकिस्तान आर्मी पूरे वर्ल्ड में इकलौती ऐसी आर्मी है जिसने कोई जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारा नहीं। तो एक अकेली ऐसी फौज है पूरे विश्व में। अभी मैं बात करता हूँ स्टॉक की। हमारे सेना और उनकी सेना में एक फ़र्क क्या है, और वो फ़र्क वो है जो आपके सामने चार खड़े हैं, वो जो ऑफिसर जो लीड करते हैं, जो आपने भी बोला बिनाज, लीड फ्रॉम दी फ्रंट। मैं उनके एक बार जैज़ बैंड के साथ खड़ा था और वो म्यूज़िक बजा रहे थे, तो मैं उनसे जिस तरह बात कर रहा था, उन्होंने मेरे को वो वाक़या याद दिलाया जब फील्ड मार्शल हमारे मानिकशाह साहब, वो 93,000 प्रिजनर्स जो हुए थे उनसे मिलने गए थे, और उन्होंने बोला बेटा चलो अपनी लैट्रीन दिखाओ खाना कैसा तुमको मिल रहा है। और उनके सूबेदार मेजर ने उनको बोला था कि साहब अगर यही फौज में आप जैसे अफसर होते तो हम कभी हथियार डालते ही नहीं। तो ये फ़र्क है हमारे और उनके बीच में। वो बंकर में छुपे हैं और हम छाती खोल के सामने दौड़ते हैं। जैसे साहब ने बोला कि उस समय भी जब पहले ये खुली आज़ादी नहीं थी 2014 से पहले या 2010 से पहले कि आप खुल के पाकिस्तान को की पोस्ट पे अटैक कर सके, लेकिन अगर हमको एक खरोच आती थी, हमने ये ऑर्डर पास किया हुआ था अगर हमारा एक मरेगा जब तक 7 ना मारें ऊपर रिपोर्ट नहीं करेंगे। रिपोर्ट 7 मारने के बाद ही होती थी, उससे पहले बाद नहीं। अगर वो हमारा एक सर काट के ले गया, हम कम से कम 7 को धराशायी करेंगे। और वो पूरी आर्मी पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल में होता था। और अभी कुछ ही दिन पहले आपको ऑफ सिंदूर लोगों ने हल्ला मचा दिया कि ट्रंप ने बोला हमने सरेंडर कर दिया या हमने सीज फायर करा दिया 10 मई को। लेकिन चीफ ने क्या बोला? चीफ ने बोला आर्मी ऑपरेशन चलते रहे 16 तारीख तक, 16 मई तक हम पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करते रहे। और वो जो ग्राउंड पे जो सॉर्ट आउट करना है, और वो यही मेरे को जैसे साहब ने बताया, एक बार मैं जीओसी था साउथ कश्मीर में, राष्ट्रीय राइफल को कमांड कर रहा था। एक हमारे पोस्ट में एक राउंड आया और जो हमारी जो HHTI है, जो हमारी दूरबीन टाइप की जो चीज होती है, वो जो पाकिस्तान को देख रही है, उसके बीच में से छेदती हुई वो बंकर के छेद पे चली गई।
तो मैं एज जीओसी, मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, मैंने कहा मैं चलूंगा 2 घंटे में, जाऊंगा उस पोस्ट पे, देखूंगा क्या हुआ। हवलदार बाहर निकला, मैंने कहा बेटा क्या किया तूने जब वो तेरे गोली आई इस बंकर से? बोला साहब मैंने कंपनी कमांडर को बताया। मैंने कंपनी कमांडर को देखा, मैंने कहा तुमने क्या किया? बोला मैंने सीओ को बताया। मैं कहा सीओ तुमने क्या किया? मैंने कमांडर को बताया। बोलता कमांडर मेरी तरफ देखने लगा, मैंने आपको बताया। और मैंने कहा यार पीछे नहीं बताना है, तूने पाकिस्तान के साथ क्या किया? तो मैंने कहा हवलदार को उसी समय बोला, मैं कहा फायर कर, और अभी फायर कर। और बोलता, मैंने कहा कहां से फायर आया? बोला साहब वो जो बंकर है ना, और वो जो 3 सिविल घर की 3 खिड़कियां दिखाई दे रही हैं। मैं कहा अगर अगले 5 मिनट में एक भी खिड़की दिख गई तो मैं हवलदार से नायक तेरे को यहीं बनाऊंगा। और बोलता था बंकर से फायर नहीं आ रहा, वो घर से फायर आ रहा है। मैंने कहा उस घर को बर्बाद करो। और ये जब जज्बा जब आप अपने जवान में डालोगे, और इतना खुश हो गया वो राष्ट्रीय राइफल का था, मद्रास रेजिमेंट का था, जाते टाइम मेरे को बोलता है साहब मैं आपको कुछ कह सकूं? जनरल साहब को वैसे भी डरते हैं जवान कुछ बोलने से। मैं हाँ बोलो, आपको मैं एक शक्करपारा खिलाना चाहता हूं। इतना खुश था। उसने मेरे को शक्करपारा दिया, इतना वो हार्ड शक्करपारा था कि मेरे दांत ही दाला वो हो गए। तो मैंने कहा बेटा मैं भी कुछ करूं? बोला हाँ खिलाओ। मैं कहा तेरे को 2 खिलाऊंगा। तो वही चक्कर हो। बट कहने का मतलब ये है कि जो अफसर है वो अगर जब तक जवानों के साथ नहीं है तो आपकी फौज कुछ नहीं कर सकती। यही हमने कॉन्गो में देखा, उनकी साउथ किवू में ब्रिगेड थी पाकिस्तानी, और हमारी नॉर्थ किवू में ब्रिगेड थी। जो सबसे कठिन इलाका था यूएन पीस कीपिंग में कॉन्गो के टाइम, वो यूएन हेडक्वार्टर्स ने बोला कि इंडियन ब्रिगेड को सबसे मुश्किल वाला इलाका दो, क्योंकि वो कार्रवाई करके दिखाएंगे। कसाना साहब उस समय कमांडेंट थे, बटालियन के कमांड कर रहे थे, हमारे साथ थे, मैं चीफ ऑफ स्टाफ था, तब से हमारी दोस्ती चल रही है। तो ये जो बोलते हैं ना टेररिस्ट मारे, इन्होंने भी मारे, लेकिन फौज ये जो बोलते हैं बेल्ट फोर्स, ये होते हैं पैरामिलिट्री या जो बोलते हैं सेंट्रल पुलिस फोर्सेस। बट जो फौज का जज्बा है, जब तक इंटरैक्शन नहीं होगा, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक इंटेलिजेंस फ्लो नहीं करेगी, इंटेलिजेंस के बिना कोई चीज नहीं हो सकती। और वो इंटेलिजेंस जो होती है वो आवाम से ही आती है। ह्यूमन इंट बताएगी उस घर में छुपे हैं, नहीं तो आप जंगल बैशिंग करते रहो, कोई कुछ नहीं मिलेगा। बरसाना में जो हुआ हमारे साथ पहलगाम में, आपने देखा कितने दिन लग गए उनको मारने में, क्योंकि वो इंटेलिजेंस नहीं मिल रही थी। वो जब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं आएगी तब तक नहीं मरेगा। जहां तक जर्नल्स की बात है, मैंने बहुत जर्नल्स देख लिए, इस्लामाबाद में देख लिए, हर पार्टी में देख लिए, हामिद गुल से मिल लिया। ये जो प्रॉक्सी वॉर शुरू हुई 1988 में, हामिद गुल DGISI होते थे, उनको देख के डर लगता था। उनकी ऐसी आंखें थी, बिल्ली जैसी आंखें, और उनको देख के लगता था पठान थे कि भाई ये जरूर कुछ करेगा। और उसने ये स्ट्रक्चर पूरा बनाया जिससे कि प्रॉक्सी वॉर शुरू हुई। और मैं आपको जरा एक बस बता दूं, 1988 में 390 इंसिडेंट हुए थे हमारी कश्मीर में। शुरू हो गया था छुटपुट, कहीं ग्रेनेड फट रहा है, कहीं लाल चौक पे गोली चल रही है, और 2019 में कम होते होते बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गए। अभी हाईलाइट जो हुई थी 1994 में 4484 इंसिडेंट ऐसे हुए थे। अब मैंने आज ही पढ़ रहा था मैं कि पहली टाइम लोकल टेररिस्ट जो है कश्मीर में 10 से कम हो गए हैं। इसका फर्क पड़ा है 2019 के बाद से, जब से आर्टिकल 370 हटेगा। पहली बार हुआ है पिछले 20 सालों में कि जो लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट है वो 10 से कम है। और टोटल टेररिस्ट जो हमारे J&K में भी हैं वो 163 एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं। ये किसी टाइम में 2000 से ज्यादा होते थे। तो ये फर्क पड़ा है एक मजबूत सरकार के होने से। सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, अ लॉट नीड्स टू बी डन। कसाना सर, जब हम कहते हैं कि भाई वहां की तो फौज रेडी नहीं है, हमारा 140 पर भारी हो जाता है, तो आपको अगर मैं आपके अनुभव से कहूं, आपको क्या समझ में आता है कि इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का देखिए, उनका सर्वाइवल, मैं अभी जनरल साहब से बात कर रहा था, जब हम कॉन्गो में थे तो उनके एक ब्रिगेडियर वापस आ रहे थे, तो हमारे ब्रिगेडियर साहब ने उनको, क्योंकि जहाज़ उधर से मिलना था, गोमा एक जगह थी, तो वहाँ वो आना था उनको, और वहाँ से फिर जहाज़ पकड़ना था। तो उनको जैसे रिचुअल होता है, हमारे जनरल साहब ने एक छोटा लेक्चर दिया, फिर उनको देना था ब्रिगेडियर साहब ने। तो इन्होंने बोला कि जी हमारे यहाँ रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, और हमको वापस बैक होम बोलते हैं उसको, मतलब वापस भी हमें इंडिया पाकिस्तान में भी ये रिलेशन हमको डेवलप करने चाहिए। यू नो,
उनके क्या वर्ड्स थे उनके ब्रिगेडियर साहब के, बोलते यहाँ तो बढ़िया है, हम इस तरह के रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं कि एक दूसरे से मिलते हैं, उसके साथ बैठते हैं, लेकिन वहाँ हम ये रिलेशन नहीं कर सकते, नहीं तो पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान में कोई पूछेगा नहीं। अब आप समझ सकते हैं उनका सर्वाइवल इसी से है। तो अब जब किसी मूर्ख के साथ पाला पड़ जाए तो उसका फिर मूर्खता सही सठे साठम समाचरित, एक बहुत पहले हम उन्हें प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था, तो मतलब मूर्ख के साथ मूर्खता का ही व्यवहार करना चाहिए। अगर वो भेज रहे हैं तो अभी जैसे जनरल साहब ने बताया कि 10 से भी कम मिलिटेंट रह गए, वन फाइन डे क्या होएगा, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सर वहाँ तो फैक्ट्री है ना, नए भर्ती हो जाते हैं, नए पैदा हो जाते हैं, नए भर्ती हो जाते हैं। लेकिन मैं जवाब दूंगा इसका। देखिए एक्चुअली क्या है, हो क्या रहा है, जो अगर पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जम्मू कश्मीर में गए हैं, कश्मीर में जब आप जाएंगे वहां 1-1 किलोमीटर में नीचे आप 1 किलोमीटर ऐसे ऊपर खड़े हों और नीचे देखें तो पानी की धार दिखाई नहीं देते, इतने गहरे नाले हैं। अब उनमें तो नीचे तो पोस्ट बना नहीं सकते, तो क्या करते हैं, एक पोस्ट इस कॉर्नर पे बना दी, एक पोस्ट इस कॉर्नर पे बना दी, अब वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन वो जब जिस आदमी को निकलना होता है वो वहाँ से भी रास्ता बनाने की कोशिश करता है और निकलता है। तो ये कुत्ते बिल्ली की लड़ाई एक तरीके से चलती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली जिस तरीके से उनकी बैकबोन टूट गई है, और इसका सबसे जो इसके पीछे है, अगर आप देखेंगे आज पीओके में भी आंदोलन हो रहे हैं और वो उनसे पाकिस्तान से सेटिस्फाइड नहीं है, उनकी पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहते हैं कि आप हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको वापस ले जा रहे हैं, उन्होंने पंजाबीज वहाँ बसाने शुरू कर दिए हैं। तो इस तरीके से जब हमारी इकोनॉमिक पोजीशन जैसे जैसे अच्छी होती जा रही है, पाकिस्तानी खुद, अगर आप देखें कुछ वीडियोज आते हैं, वो पाकिस्तानी खुद बोलना शुरू कर रहे हैं कि हमसे तो हमको इंडिया से सीखना चाहिए, किस तरीके से वो अपनी पॉपुलेशन का देखभाल कर रहे हैं। और जैसा जनरल साहब ने बताया, हमारे रिलेशंस जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन से इतने अच्छे रहते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर हम एक भी गलत ऑपरेशन कर दें तो वहाँ इतनी अवेयरनेस है कश्मीर के आदमी में कि वो हजारों आदमी वहाँ खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते कोई गलत ऑपरेशन हो। तो उसके लिए ये भी एक हमारा एसेट है कि हम किसी जो आदमी गलत नहीं है उसके साथ ये नहीं करते। उसकी वजह से भी जो पॉपुलेशन है वहाँ की, वो फोर्सेज के साथ रहती है। ट्रू। अब हमारे साथ खड़े हैं कश्मीर का जी, आज भी रहती है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एक दिन कोई कह रहा था कि भाई इस तरीके से, तो नेचुरली समाज में डिफरेंट कमेंट चलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि हमने 48 मिलिटेंट्स मारे थे अलग अलग ऑपरेशन में, लेकिन वो मिलिटेंट हमने बिना इंफॉर्मेशन के नहीं मार सकते। उसके लिए इंफॉर्मेशन कौन देता था? लोकल कश्मीरी देते थे। वो जो सोर्सेज मैंने शब्द यूज किया था, वो सोर्स हमको इंफॉर्मेशन देते थे। वो क्यों देते थे? क्योंकि वो मोटिवेटेड थे और उनको पता था कि आदमी गलत नहीं कर रहे हैं, ये फोर्सेज गलत नहीं कर रही हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। जिस दिन ये आम कश्मीरी में ये फीलिंग आ जाएगी, उस दिन ये खत्म हो जाएगा। ट्रू सर। सर, आपने अभी जिक्र किया कि आपने 48 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया बहुत ईमानदारी से, क्योंकि फौज की वर्दी पहनने के बाद शायद डर लगना बंद हो जाता हो, लेकिन हम लोग जब सोचते हैं कि भाई ठीक है आतंकी है सामने, फायर ओपन किया हुआ है, हम तो अंधेरे में घुसे चले जा रहे हैं, लेकिन वो तो हमें देख सकता है। तो जब इस तरह के ऑपरेशंस में आप जाते हैं तो दिमाग में क्या चल रहा होता है? इज देयर समवेयर फियर फैक्टर या नहीं, जो शाय होता है? और अब तक का आपका सबसे टफ जहां लगा हो कि भाई मौत को छू कर आ गया हूं? एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी मैं रिलायंस में एक लेक्चर डिलीवर कर रहा था, तो वहाँ भी एक लड़की ने सेम क्वेश्चन पूछा कि सर जब आप ये ऑपरेशन करते हैं, मिलिटेंट को मारते हो, आपके दिमाग में क्या हीरो वाली फीलिंग रहती है? जैसे अब आप फिल्मों में देखते हैं कि हीरो है, वो मारे जा रहा उसको, बिकॉज वहाँ टेक रिटेक होते हैं, कोई एक्चुअल मिलिटेंट नहीं है, एक्चुअल बुलेट्स नहीं है। तब मैं उसको यही जवाब जो आपने क्वेश्चन किया है वहाँ भी मैं यही बोला। एक्चुअली उस वक्त में हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता, हमारे दिमाग में सिर्फ हमारी वर्दी की शान होती है। और हमारे जो करोड़ों लोग हमारी वजह से आराम की नींद सो रहे हैं, उनका ख्याल होता है कि आज अगर हमने इनको छोड़ दिया या हम डिच कर गए, मतलब हम पीछे थोड़ा सा कमजोरी दिखा दी, तो उनका विश्वास खत्म हो जाएगा, जो बहुत ही खतरनाक है। और हमारी वर्दी, जो वर्दी के लिए जवान, देखिए कुछ भी आपने कहानियां सुनी होंगी, वर्दी के लिए आदमी अपना लहू बहा देता है।
और आर्मी जो वॉर में भी उसी तरीके से होता है। तो जो वर्दी की शान रहती है वो याद रहती है कि भाई मेरी वर्दी है और मैं इसको नीचे नहीं होने दूंगा, और फिर हम उसको कर देते हैं। बाकी जो भी होना हो तो सब बहुत खूब सर, और उसी वर्दी का सम्मान और शौर्य हम सभी मानते हैं और उसको हम सभी उस जज्बे को सलाम करते हैं। मेजर अनिकेत, आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा पॉइंट था कि ठीक है, जब आप यंग ऑफिसर्स होते हैं जोश तो हाई होता है, लेकिन कोई ऐसा आप रिकॉल कर सकें अपना ऑपरेशन जहाँ पे लगा हो कि बस यहाँ से शायद ही लौटूंगा? जी, वो मैं युद्ध का शौकीन हूँ, समझौते मुझे ताने मारते हैं। तो जब भी पठानकोट एक ऐसा ऑपरेशन था जहाँ मुझे कई बार लगा कि वापस आना, पर वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हम लोग एक क्लियर माइंडसेट से गए, अपने बारे में सोचते नहीं, हम अपने से ज़्यादा अपने साथी के बारे में सोचते हैं। ये इंडियन आर्मी की खासियत है। तो पठानकोट में काफ़ी मौके लगे जिसमें कि ग्रेनेड फटे, मैं बचा, हमने काफ़ी एक दूसरे का साथ दिया। आई थिंक दैट वो मोमेंट था काफ़ी। जी। और अपने जिस तरह से सर अभी बता रहे थे कि ये रहता है कि अगर वहाँ से कुछ फायर ऑन हुआ है और हमारा कोई साथी शहीद हुआ है तो ऑफिसर्स की खासतौर से जिम्मेदारी और जवाबदेही रहती है कि मेरी प्लाटून का, मेरे बटालियन का जोश हाई रहे, वो कहीं से बैक ट्रैक ना करें कि उसने एक मारा है तो मैं उसके जवाब में ज्यादा नुकसान। ये अग्रेशन तो सभी के अंदर इक्वल रहता है, चाहे वो अफसर हो चाहे वो जवान हो। ये बात तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। और हमारी सीनियर लीडरशिप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत मोटिवेटेड है। पूरी इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है मेरे हिसाब से। एंड और ये ट्रेनिंग डेज से ही शुरू हो जाता है। आप ट्रेनिंग में इतना आप रगड़ा खाते हैं, आप इतना ट्रेनिंग करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, एंड यूनिट में जब आप आते हैं तो आपकी बॉन्डिंग, आपकी पलटन, आपकी रेजिमेंट, देन जोश तो हमेशा हाई रहता है। ऐसा कभी मौका आ ही नहीं सकता कि इंडियन आर्मी की कोई भी पलटन, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसका कभी भी किसी पॉइंट पे मोराल लो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, और यही वजह है कि हम कुछ घंटों में ही अपने सफल ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और दुश्मन को हम 4 दिन के अंदर अंदर घुटनों पर ला देते हैं। नहीं तो फिर भाई सबसे सेफ है कि खुद को प्रमोट कर लीजिए हारने के बाद और बंकर में छुप जाइए जब युद्ध हो रहा हो। किसान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि उस वक्त में हमारे लिए सर्वोपरि होता है कि हमारे जो पीछे करोड़ों लोग बैठे हुए हैं वो हमारे ऊपर फख्र कर सकें। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। 2014 में मैं DIG जम्मू था और पाकिस्तान ने हमारा एक जवान की कैजुअल्टी कर दी, और अमूमन ये रहता था वो कैजुअल्टी करते रहते थे, और पॉलिसी कुछ इस तरह की थी कि भाई जब तुमको मौका मिले तुम कर लेना, और इस तरीके से वो हर साल हमारी कुछ कैजुअल्टी करते रहे। मैं वहाँ बॉर्डर पे था उसी वक्त में जहाँ मैं गया हुआ था, वहीं वो कैजुअल्टी कर दी गलती से उन्होंने। वो समझ नहीं पाए कि किस आदमी के साथ ये हो रहा है, और विद इन हाफ एन आवर हमने उनके 2 रेंजर, वो रेंजर्स बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बता दूं। एक है LOC एरिया जो कश्मीर में है, और चेनाब रिवर है वहाँ तक, पुंछ राजौरी का इलाका जो है, थाना मंडी पुंछ राजौरी का इलाका, उसको LOC लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं जी। वहाँ ये होता है कि आप कभी भी फायर कर सकते हैं अगर वो हम पे करते हैं, और वो ये फायरिंग चलती रहती है। उसके आगे आता है चिनाब से और पठानकोट तक का आता एरिया है, वो 202 किलोमीटर का एरिया है। उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, वो बोलते हैं वर्किंग बाउंड्री। क्यों? उनका कहना है कि साहब ये भी तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसलिए ये भी हमारे लिए डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम इसको बॉर्डर नहीं मानते। तो वहाँ भी वो ऐसी हरकत करते रहते हैं जो मैंने जम्मू में अभी बताया कि स्नाइपिंग से उन्होंने हमारे एक लड़के की कैजुअल्टी कर दी। उसके बाद आता है पठानकोट ऑनवर्ड अप टू गुजरात। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको दोनों देशों की संसदों ने रेटिफाई कर रखा है, मतलब वहाँ एक्सेप्ट कर रखा है, और यहाँ इस तरह की कोई वारदात नहीं होती है। तो जितनी वारदात होती हैं वो जम्मू कश्मीर में ही होती हैं। ये अमूमन आम आदमी को ये थोड़ा सा वो रहता है कि साहब यहाँ भी तो मार सकते हैं। यहाँ एक्चुअली पंजाब, राजस्थान, गुजरात में कभी भी वो पाकिस्तानी फायर नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वहाँ वॉर डिक्लेयर ना हो जाए। लेकिन जम्मू में और कश्मीर में, तो जम्मू में वो ये हरकत करते रहते हैं, जबकि हम बोलते हैं साहब ये
इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो बोलते हैं नो नो हम नहीं मानते। चलिए वो हरकत करते हैं और मुंह तोड़ जवाब हम देते हैं। हाँ, वो एक के बदले 7, इसमें ये मैं रेशियो एक है। इंसिडेंट जी, बताना चाह रहा था सिविलियन के लिए, सॉरी। हाँ, एक सवाल हमारे कुछ ऑडियंस के हैं, वो भी हम ले लें, पीछे पास ऑन करें, फिर आप जी। जैन सर, मैं जनरल साहब से जानना चाहता हूँ सर, स्वर्गीय CDS जनरल बिपिन रावत साहब बोलते थे कि भारत को आने वाले समय में 2.5 मोर्चे पे लड़ना पड़ेगा। 2 मोर्चे तो सभी को मालूम है, भारत चाइना, पाकिस्तान चाइना से मतलब था। इस जो 2.5 मोर्चा जो है मीर जाफरों का और जयचंदू का हमारे देश में खड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से आसपास के हमारे और कंट्रियों में भी देखो तख्ता पलटी हो रहा है। क्या ये आने वाले टाइम में भारत के लिए भी चुनौती बनने वाले हैं? अगर हाँ तो उसमें सेना की क्या भूमिका रहेगी? ठीक है, बिल्कुल सही आपने सवाल किया। 2.5 जो फ्रंट 2.5 फ्रंट वॉर बोलते थे, एक फ्रंट पाकिस्तान, एक नॉर्दर्न फ्रंट चाइना। हाफ फ्रंट जो था वो नक्सलवादी, नक्सलाइट्स के अगेंस्ट था। बट नक्सलाइट्स में आपने देखा होगा क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, और जिस तरह 1 करोड़ के नाम वाला भी अभी परसों हाल में मारा गया है, तो वो जो नक्सलवाद जो ऑलमोस्ट 2/3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दी वेस्ट और साउथ की तरफ था, वो अब बहुत हैंडफुल सी डिस्ट्रिक्ट में रह गया है। तो वो हाफ फ्रंट जो उस रूप में नहीं है जिस रूप में 2.5 फ्रंट डिस्क्राइब होता था, बट 2 फ्रंट और खुल गए हैं। आपने ये देखा, एक हमारा 1670 या 71 किलोमीटर का बॉर्डर है म्यांमार के साथ, उसको अभी हमने फेंसिंग शुरू की है, बट वहां से रोहिंग्यास और उधर से कुकी नेशनल फ्रंट और कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाइना की मदद से उधर से हथियार भेज रही हैं और उधर से घुसपैठ करने की कोशिश कर रही हैं। तो एक फ्रंट वो था। 4000 कुछ किलोमीटर का एक फ्रंट जो बांग्लादेश का है, वो एक नया फ्रंट खुला हुआ है। तो वहां से भी स्मगलिंग भी हो रही है, इलीगल माइग्रेंट्स भी आ रहे हैं, हवाला भी हो रहा है, फॉरेन करेंसी भी आ रही है, और जो डेमोग्राफिक चेंज जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में और असम में भी टेक ऑफ कर रहा है। तो वो तीसरा फ्रंट बांग्लादेश खुला हुआ है। और चौथा फ्रंट आपने जो पिछले हफ्ते देखा, जो कि ओपन और पोरस बॉर्डर है, और वो जो बॉर्डर है 1700 कुछ किलोमीटर का जो नेपाल के साथ है, वो बिल्कुल ओपन है। वहां एसएसबी है, कोई फौज नहीं है, कोई पैरामिलिट्री नहीं है, खाली एसएसबी है। वो खाली इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी के लिए है, देखभाल ऑब्जर्वेशन के लिए है और नाकाबंदी करने के लिए है जी। तो वो जो है अब 4-4.5 फ्रंट वॉर की मैं आशंका रखता हूं। नीचे श्रीलंका कभी हाँ कभी ना, अभी थोड़े से सही रास्ते पे है। उधर आपने देखा कि मालदीव भी, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो भारतीय फौज जो कि 13 लाख की फौज है, 13 लाख प्लस की कुछ की फौज है, उसमें क्योंकि एक हम डेवलपिंग नेशन है, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो नहीं सकती। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सकती है, बढ़ोतरी कहां हो सकती है? पैरामिलिट्री में हो सकती है, सीएपीएफ में हो सकती है। इंटरनल सिक्योरिटी का काम उनको देना पड़ेगा। हम इंडियन आर्मी अपने लोगों के ऊपर फायर नहीं करती। इंडियन आर्मी का काम है आउटसाइड प्रोटेक्शन देना, दुश्मनों को, बाहर से आने वाले दुश्मनों को मारना। चलिए, तो यानी कि हमें हर फ्रंट के लिए तैयार रहना होगा। सोई साहब एक सवाल है वो लेते हैं जी, अब बैठ के पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। मेरा सवाल ये है कि जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, जो टेररिस्ट अंदर आ पाते हैं, तो वो किसकी गलती होती है, डिफेंस की या फिर लापरवाही की? साहब ने बताया था करीब 3300 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें 700 कुछ 50 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है। अगर आप देखोगे बेटा, एक बहुत ऊंची पीर पंजाल रेंज आती है जो शुरू होती है नॉर्थ से, और वो फिर धीरे धीरे आके दौलाधार रेंज और शिवालिक रेंज में मिल जाती है। ये पीर पंजाल जो रेंज है, इसमें 3 डिस्टिंक्ट वैली बनती हैं। एक तो चिनाब बनाती है, एक झेलम बनाती है, और एक किशन गंगा रिवर बनाती है, जो कि दुश्मन के उपयोग में जाके नीलम कहलाती है। ये इनके अलावा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिवलेट्स हैं, स्पर्स हैं, जंगल हैं। ऐसा टेरेन है जिसमें कि कब रात में कब दुश्मन आ जाए हमें पता नहीं चलता। एक बात और बताना चाहूं, अभी आपने देखा होगा मॉनसून में जो वर्किंग बाउंड्री बोल रहे, पाकिस्तान बोलता है, हम तो आईबी बोलते हैं, हम वर्किंग बॉर्डर का नाम ही नहीं लेते। रावी ने 30 किलोमीटर की फेंसिंग जो है उसको बहा दिया। अब वो 30 किलोमीटर जो है वो पूरा वहां बिल्कुल ओपन बॉर्डर हो गया। शायद सबको जाना होगा उस टेरेन को समझने के लिए, क्योंकि यहां बैठकर ये कह देना कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कहां गलती हो गई है, ये सुनने में आसान भले ही लगता हो, लेकिन जब उस टेरेन को, वहां के वेदर को, कंडीशंस को देखेंगे ये तमाम यूथ, तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आप सभी लोग आज हमारी इस चर्चा में शामिल हुए और आपने अपने अपने अनुभव साझा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस शानदार ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही, जहां हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान की सेना
का दमखम कैसा है और वहीं पाकिस्तान का जनरल बंकर में छुपा रहता है। आज के लिए बस इतना ही।